निर्माण आइएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिशन सागर जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा, पहला स्टेटमेंट है इसके बारे में। यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है जो कि मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस को खाद्य सामग्री, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आदि प्रदान करेगा। दूसरा, मिशन के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज अरिहंत को तैनात किया गया। तीसरा, यह मिशन हिंद महासागर में भारत के विजन सागर के अनुरूप संचालित किया गया। आपको बताना है कि मिशन सागर के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और 3 सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहली बात तो याद रखेंगे कि जो मिशन सागर है ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है जो कि कोविड-19 की जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है उसके चलते मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस को खाद्य सामग्री, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें प्रदान की जाएगी। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि मिशन के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज अरिहंत नौसैनिक जहाज नहीं है, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पहले तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, अरिहंत क्या है आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब ये फिर कौन से नौसैनिक जहाज ने इसको तैनात किया गया है इसके लिए, उसके लिए तैनात किया गया है केसरी को। ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, यह मिशन हिंद महासागर में भारत के विजन सागर के अनुरूप संचालित किया गया। बिल्कुल सही है। जो विजन सागर है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि विजन सागर है क्या। अब पहले देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, इस खबर को आप देख सकते हैं, इंडिया लॉन्चेस मिशन सागर टू असिस्ट आइलैंड नेशंस इन ईस्टर्न इंडियन ओशन, मतलब पूर्वी हिंद महासागर के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए, द्वीपीय देशों को। तो भारत सरकार ने क्या लॉन्च किया, मिशन सागर। तो आप देख सकते हैं ये आप नीचे लिखा है INS केसरी डिपार्ट्स फॉर मिशन सागर। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोविड-19 से रिलेटेड एसेंशियल्स मेडिसिन इंक्लूडिंग HCQ टैबलेट्स वर ऑलरेडी सेंट अर्लियर टू मॉरिशस, मालदीव एंड सेशल्स। आप ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने थर्ड स्टेटमेंट में विजन सागर के बारे में बात की थी वो विजन सागर है क्या। ये देखिए, सागर विज़न बेसिकली 2015 में इंडिया इंट्रोड्यूस इट्स विज़न ऑफ इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर के लिए भारत ने अपने एक विज़न को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था सागर, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये SAGAR, तो ये है 2015 में भारत सरकार ने इंडियन ओशन के लिए अपने एक विज़न को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, जिसको सागर विज़न कहा जाता है। अब इसमें इंडिया का जो लक्ष्य क्या था, एम क्या था, टू सीक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मतलब आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। किसके साथ, जो उसके नेबर कंट्रीज़ है, स्पेशली जो मैरीटाइम समुद्री जो पड़ोसी देश है उनके साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सहयोग को बढ़ावा देना। अब इसके लिए क्या कर रहा है भारत, इन ऑर्डर टू अचीव दिस इंडिया वुड क्या करेगा, कोऑपरेट ऑन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो मैरीटाइम नेबर्स कंट्री है इंडिया की उनके साथ क्या करेगा, किन मामलों पे सहयोग करेगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आदान प्रदान पे, अवसंरचना के निर्माण पे, तटीय सर्विलांस पे, और जो आपसी क्षमताओं को सशक्त बनाने में। तो ये सागर विज़न के अनुरूप ही तो भारत क्या करना चाहता है, अपने मैरीटाइम नेबर्स को सपोर्ट करना चाहता है, जिसके चलते मिशन सागर को लॉन्च किया गया। मिशन सागर, जिसमें कोविड-19 के चलते हम दवाइयाँ और एसेंशियल्स को सप्लाई करेंगे। और किस जहाज़ को भेजा हमने जलयान को, वो है केसरी। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही शेकेटकर कमेटी का संबंध निम्नलिखित किससे है। ए, आर्थिक पुनर्बहाली पर गठित की गई समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर गठित समिति,
सी है उत्तर पूर्वी भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन पर गठित समिति, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप मुझे बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? शेकेटकर कमेटी, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर शेकेटकर कमेटी का संबंध किससे हुआ? इसका जो संबंध है वो मिलिट्री सर्विसेज से इसका संबंध है। तो अब देखते हैं क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। ये देखिए, शेकेटकर कमेटी के बारे में चर्चा की गई। गवर्नमेंट ओके अबोलिशन ऑफ 9000 MES पोस्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की 9000 पोस्ट को अबोलिश करने के सरकार ने क्या किया है? ओके कहा है। और ऐसी रिकमेंडेशन किसने की थी? शेकेटकर कमेटी ने की थी। आप देख सकते हैं 8 मई की खबर है ये। नेक्स्ट स्लाइड में और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर है। शेकेटकर कमेटी रिकमेंडेशंस, डिफेंस मिनिस्टर होल्ड्स मीटिंग विद द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सर्विस चीफ एंड टॉप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियल्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए कि DB शेकेटकर कमेटी का संबंध किससे है, तो ये सैन्य मामलों से इससे संबंधित है। जिसमें इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी आप देख सकते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी इज गोइंग टू बी इवन मोर क्रूशियल फॉर द प्रिपेयर्डनेस ऑफ, मतलब जो उसने अनुशंसाएं दी है समिति ने वो आर्म फोर्सेस की तैयारियों के लिए, डिफेंस इकोसिस्टम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो भी किस परिस्थिति में? इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड इट्स आफ्टरमेथ, मतलब कोरोना वायरस के आउटब्रेक और उसके बाद की सिचुएशंस को हैंडल करने में भी जो ये कमेटी की रिकमेंडेशंस महत्वपूर्ण रहेगी। डिफेंस इकोसिस्टम को उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी और आर्म फोर्सेस की तैयारियों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए शेकेटकर कमेटी, तो इसमें बिल्कुल भी मत घबराना। आंख बंद करके सैन्य मामलों से जुड़े हुई गतिविधियों पे इस पे आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में चलाए गए टारगेट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको अमेंड करेंगे। टारगेट 0 का संबंध निम्नलिखित किससे है? ए, आगामी 3 माह में कोविड-19 के केसों को शून्य करना। बी, भारत से तपेदिक का उन्मूलन करना। सी, स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन से। और डी, पोलियो वायरस के उन्मूलन से। अब आपको बताना है कि टारगेट 0 का संबंध किससे है? ए, बी, सी या डी। 4 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन से। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, पहले तो आप इस न्यूज़ को देखिए। ये 9 मई की न्यूज़ है। लिखा है UN एजेंसीज कमेमोरेट 40th एनिवर्सरी ऑफ द स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन विद अ स्टैम्प। मतलब स्मॉल पॉक्स, जिसको आप बचपन में आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ इंडिया में अक्सर उसको किस नाम से जाना जाता है? माता के नाम से बोला जाता है कुछ स्टेट्स में कि माता निकल गई। वो बेसिकली क्या है, ये स्मॉल पॉक्स के बारे में है यहाँ पे। तो उसके 40 UN एजेंसी ने अभी क्या एक स्टाम्प निकाला है कि जिसमें 40 साल हो गए स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशंस के, उसकी याद में। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पे टारगेट 0 महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये टारगेट 0 है क्या, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखिए स्मॉल पॉक्स के बारे में। 9 मई 2020 के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी ने एक क्या रिलीज़ किया है? एक कॉमेमोरेटिव स्टाम्प लॉन्च किया है जिसमें 40वीं एनिवर्सरी मनाई गई है एक तरीके से किसकी? स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन को लेके, कि उसका उन्मूलन हो चुका है। अब बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1967 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन को शुरुआत की थी और 1980 में द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड इज़ फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। मतलब 1967 में WHO ने जो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन के लिए कैंपेन चलाया और 1980 में उसने क्या ऑफिशियली आधिकारिक रूप से घोषणा की कि पूरी दुनिया भर से स्मॉल पॉक्स क्या हो चुका है? इरेडिकेट हो चुका है। अब स्मॉल पॉक्स और इंडिया की कहानी देखते हैं। यहाँ पे स्मॉल पॉक्स
अगर देखा जाए इंडिया में अब नाउ एन इरेडिकेटेड डिजीज़, मतलब भारत में स्मॉल पॉक्स के जो मामले हैं वो नज़र नहीं आते। इन 1974 इंडिया वाज वन ऑफ द हाईली अफेक्टेड कंट्रीज ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द वर्ल्ड। अगर बात की जाए 1974 में, तो दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा मामले होते थे किसके? स्मॉल पॉक्स के। और कहा जाता है कि इट हैड ओवर 86% ऑफ वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स केसेस, मतलब पूरी दुनिया के 86% स्मॉल पॉक्स के जो केसेस है वो इंडिया में ही होते थे। तब WHO की हेल्प से स्मॉल पॉक्स से फ्री होने के लिए इंडिया ने टारगेट 0 को शुरू किया था, जिसके चलते मैंने आपसे टारगेट 0 पूछा है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या रहेगा कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, बिल्कुल उसी की 40वीं जो वर्षगांठ है कि उसके इरेडिकेशन की, उसके उपलक्ष्य में अभी एक कॉमेमोरेटिव स्टाम्प एक उसको जारी किया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो ये टारगेट 0 याद रखेंगे। भारत से अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए कि भारत से स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो चुका है, तो हाँ डेफिनेटली हो चुका है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI के जरिए मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी HMABS ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ विकसित करने की एक परियोजना शुरू की है। दूसरा, यदि कोई एंटीबॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से विकसित की जाती है तभी वह मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में विकसित हो सकती है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, मतलब पहला कथन सही है और दूसरा कथन है गलत। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि CSIR ने अपने एक प्रमुख कार्यक्रम है CSIR का, जिसका नाम है NMITLI के जरिए मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने की परियोजना शुरू की है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो कोई भी एंटीबॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से विकसित की जाती है तब वो मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में विकसित होती है, नहीं। मैं आपको बता देता हूं, अगर बहुत सारी कोशिकाओं से विकसित की जाती है तब उसको मोनोक्लोनल नहीं, उसको पॉलीक्लोनल बोला जाता है। और अगर किससे? एकल कोशिका से अगर कोई एंटीबॉडी विकसित की जाती है तब उसको मोनोक्लोनल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो रिवर्स स्टेटमेंट लिखा था तो ये पॉलीक्लोनल के बारे में लिखा था, ना कि मोनोक्लोनल के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग PIB की खबर है 8 मई की, जिसमें लिखा है CSIR ने NMITLI कार्यक्रम के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी दी है, और जो यह मरीजों में SARS-CoV-2 को निष्क्रिय कर सकता है। तो ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको याद हो 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ चर्चा में थी जिसमें बोला गया था कि इजराइल ने दुनिया की फर्स्ट मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। किसके खिलाफ? कोविड-19 के खिलाफ। तो ऐसे में फिर इंडिया ने भी एक पहल शुरू की है CSIR के नेतृत्व में। चले आगे। ओके, ये देखिए थोड़ा जान लेते हैं इसको। जो NMITLI प्रोग्राम ऑफ CSIR टू कंडक्ट ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रायल टू न्यूट्रलाइज कोविड-19। तो भारत में भी कोविड-19 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या एक प्रोग्राम की शुरुआत की है? किसने? CSIR ने। अब ये देखते हैं इसके बारे में। द प्रोजेक्ट विल जनरेट, इस जो परियोजना है इसके तहत हम ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डेवलप करेंगे। किन से डेवलप की जाएगी? ऐसे पेशेंट से डेवलप की जाएगी जो किस फेज़ में है अभी? कॉन्वेलेसेंट फेज़। ठीक है, अब ये फेज़ क्या होता है? कॉन्वेलेसेंट फेज़ ये वह फेज़ होता है जब कोई पेशेंट दैट आर रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब अभी वो खुद उस बीमारी से रिकवर कर रहा है, ऐसे पेशेंट से क्या की डेवलप की जाएगी? ये जो ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये बात याद रखेंगे। आगे देखो, द मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ वर फर्स्ट डेवलप्ड बाय इजराइल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3-4 दिन पुरानी न्यूज़ थी ये।
टिल नाउ ओनली पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हैव बीन इन्वेंटेड, मतलब अभी तक जितनी भी एंटीबॉडीज़ जो इन्वेंट की गई थी वो क्या थी, पॉलीक्लोनल थी। ठीक है, अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ द एंटीबॉडीज़ आर रिकवर्ड फ्रॉम ए सिंगल रिकवर्ड सेल, मतलब एकल जो रिकवर्ड सेल से अगर एंटीबॉडी हमने प्राप्त की है तब उनको मोनोक्लोनल बोला जाता है। अगर हमने उनको रिकवर किया है बहुत सारी मल्टीपल सेल्स से तब उनको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर अब एग्ज़ाम में मोनोक्लोनल, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये सारी चीज़ आएगी, कॉन्वलेसेंट फेज़ क्या होता है, और इजराइल ने इसको फर्स्ट डेवलप किया है, और इंडिया में जो CSIR किस प्रोग्राम के तहत, NMITLI प्रोग्राम के तहत इसको क्या कर रहा है, जनरेट करेगा। आगे चलते हैं, ये देखिए, क्योंकि अभी हमने बात की NMITLI तो ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या, ये कार्यक्रम क्या है, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, NMITLI के तहत हाल ही में CSIR द्वारा भारत के प्रथम स्वदेशी उच्च तापमान फ्यूल सेल प्रणाली का विकास किया गया। दूसरा, NMITLI भारत में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रयास है। अब आपको बताना है कि न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और प्रीलिम्स के रूप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा NMITLI, इसलिए सोच समझ के जवाब देना आप इस प्रश्न का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब ये दोनों ही कथन सही है। बेसिकली जो न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप जो इनिशिएटिव है वो भारत में R&D के क्षेत्र में, देखो मैं बता देता हूँ, R&D के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इसको बोला जाता है PPP, जो ये क्या है, एक शुरुआत की गई है जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मिलकर R&D के क्षेत्र में काम करेंगे और इंडिया को R&D के क्षेत्र में इसको लीडरशिप की पोजीशन को दिलाने का ये काम करेंगे इसमें, इस इनिशिएटिव के तहत। और ये इनिशिएटिव किसने, CSIR के नेतृत्व में की जा रही है। और इसी इनिशिएटिव के तहत अभी हाल ही में CSIR के द्वारा भारत के प्रथम स्वदेशी उच्च तापमान फ्यूल सेल सिस्टम का भी विकास किया गया था। ये बात हम याद रखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। NMITLI क्या है, बेसिकली PPP मॉडल में हम R&D को इंडिया में प्रमोट करेंगे ताकि वैश्विक स्तर पे भारत क्या करे, R&D में एक लीडरशिप की पोजीशन में हो। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को दर्शाती है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगी ये रिपोर्ट भी। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार दैनिक ऊर्जा मांग में विभिन्न देशों में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन से 50% की कमी हुई है। मतलब ये कह रहा है कि कोविड-19 के कारण दुनिया भर में जो लॉकडाउन हुआ है उससे दैनिक ऊर्जा मांग, जो डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसमें 50% की कमी हुई है। तीसरा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 20% की कमी दर्ज हुई। अब आपको बताना है कि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, मतलब केवल कथन 1 सही है और कथन 2 और कथन 3 ये गलत है। अब देखते हैं पहला कथन, यह रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा मांग, तो ये क्या बेसिकली क्या करती है, ये ग्लोबल एनर्जी डिमांड प्लस किसको दर्शाती है, CO2 के एमिशन को। एक बात तो ये आ गई हमारे सामने। दूसरी, इसने रिपोर्ट ने क्या बोला कि दैनिक ऊर्जा मांग में विभिन्न देशों में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से 50% की कमी हुई है। नहीं, वो कमी 50% की नहीं हुई, वो 15% की कमी दर्ज हुई है।
तीसरा, रिपोर्ट के अनुसार 2019 के स्तर की तुलना में CO2 के उत्सर्जन में 20% की कमी दर्ज हुई। नहीं, ये 20% की कमी दर्ज नहीं हुई, ये 8% की कमी दर्ज हुई है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। ये देखिए, आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 है ये। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस ऑन ग्लोबल एनर्जी डिमांड एंड CO2, ये दर्शाती है कि कोविड-19 के चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की जो मांग है उस पर क्या प्रभाव पड़ा और CO2 के एमिशन पे क्या प्रभाव पड़ा। आगे इस रिपोर्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने दिखाए हैं स्लाइड में, देखिए, ये देख सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। तो किसने जारी की? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 रिपोर्ट। तो बेसिकली जो रिपोर्ट्स होती है आप उनको इंग्लिश में याद रखोगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आप जानते हो UPSC का ट्रांसलेशन कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसने हाईलाइट किया है वैश्विक स्तर पे ग्लोबल एनर्जी डिमांड को और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार 15% ऑफ डेली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हैज़ बीन रिड्यूस। देखो, 15% दैनिक स्तर पर जो ऊर्जा की मांग घटी है, और द डिक्लाइन वाज मेनली ड्यू टू कंप्लीट लॉकडाउन इन कंट्रीज सच एज इंडिया, इटली, फ्रांस एंड UK। तो ये डिमांड क्यों घटी है? क्योंकि भारत में, इटली में, फ्रांस में, UK में कंप्लीट लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है। ओके, फिर इसने बताया अलग अलग सेक्टर्स पे क्या प्रभाव है। सर्विस सेक्टर के बारे में क्या बोल रही है? ये बोल रही है डिक्लाइन इन पावर कंजप्शन की जो ऊर्जा के उपभोग में कमी जो दर्ज की गई है वाज नोटिस्ड इन कंट्रीज, उन देशों में भी नोटिस की गई है वेयर सर्विस सेक्टर वर डोमिनेंट, जहाँ पे सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र था वो प्रमुख था अर्थव्यवस्था में, वहाँ पे भी पावर कंजप्शन घटा है। आगे, द सर्विस सेक्टर इंक्लूड वर हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, टूरिज्म एंड एजुकेशन। तो इस सर्विस सेक्टर के अंदर इसने बताया किस किस को शामिल किया गया? शिक्षा को, टूरिज्म को, रिटेल को और हॉस्पिटैलिटी को। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। फिर यह फॉसिल फ्यूल के बारे में इसने क्या बताया? लॉकडाउन के कारण जो फॉसिल फ्यूल का बेस जो पावर जनरेशन थी वो भी क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। मतलब जो जीवाश्म ईंधन पे आधारित जितनी भी ऊर्जा क्या थी, वो विद्युत जो उत्पादन था वो भी घटा है। अगर बात करें इंडिया में तो बोल रहा है इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम द कोल हैज़ डिक्लाइंड बाय 32% एज कम्पेयर टू 2019। मतलब अगर हम बात करें 2019 की तुलना में तो भारत में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 32% की कमी। आगे देखो कोल के बारे में क्या बोल रही है रिपोर्ट। इसने बोला है कि वैश्विक स्तर पर जो कोल की मांग है वो 8% घट गई है 2019 की तुलना में, और इसके 3 प्रमुख कारण बताए गए। पहला कि चाइना जो एक कोल बेस्ड इकोनॉमी थी वो बैडली हिट हुई है, अभी मतलब बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गैस, मतलब सस्ती जो गैस की उपलब्धता के कारण। और तीसरा, इंक्रीज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन 3 कारणों से वैश्विक स्तर पर कोयले की मांग घटी है, 8% घटी है। अब ऑयल के बारे में क्या बोल रही है रिपोर्ट? द ऑयल डिमांड, मतलब जो ऑयल की मांग है उसकी, तेल की मांग भी कितने परसेंट घटी है? 5%। द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। देखो कि पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो 50% तक घटी है, और जो एविएशन है वो कितना 60% तक घटी है कोविड-19 के कारण। अब ये कार्बन डाई एमिशन के बारे में क्या बोल रही है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बोलती है कि CO2 एमिशन हैव डिक्लाइंड बाय 8% कंपेयर टू 2019। मतलब 2019 की तुलना में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी 8% घटा है, जो लगभग किसके बराबर है? 2.6 गीगाटन के बराबर है। तो इस रिपोर्ट्स की प्रमुख हाईलाइट थी, मैंने आपको बताई, प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट रहेगी। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, टोडा लोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, टोडा पशुचारक जनजातीय लोग हैं जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में निवास करते हैं। दूसरा, टोडा काशीदकारी अर्थात एम्ब्रॉयडरी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन टोडा के बारे में सही है, और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हुआ और दूसरा सही। पहला
ये पशु चारक जनजातीय लोग हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में नहीं मिलते, ये तमिलनाडु में मिलते हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब इसको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है टोडा काशितकारी को, डेफिनेटली मिला हुआ है, ये दर्जा इसको मिला हुआ है। अब ये देखते हैं प्रश्न बनाया क्यों गया टोडास के बारे में, ये देख सकते हैं आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है, टाइंग अप विद द टोडास टू कीप द वायरस एट बे, मतलब टोडा लोगों के साथ टाई अप किया जा रहा है ताकि वायरस से बचा जा सके। तो आप देख सकते हैं, एज द कोविड-19 आउटब्रेक कंटिन्यू टू स्वीप अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश भर में कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है, ऐसे में स्मॉल कॉर्नर ऑफ इंडिया हैज़ कम फॉरवर्ड टू यूज़ इट्स ट्रेडिशनल स्किल टू हेल्प पीपल वार्ड ऑफ द इन्फेक्शन। तो ऐसे में भारत के छोटे से हिस्से में कहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले टोडा लोग इस इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो क्या बना रहे हैं, वो मास्क बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो स्टाइलिश एम्ब्रॉयडरी मास्क का बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल लोकल रेजिडेंट करेंगे, पुलिस करेंगे और सैनिटरी वर्कर्स करेंगे। तो ऐसे में ये टोडा लोग है कौन, और क्योंकि यहाँ पे इनकी एम्ब्रॉयडरी का देखो चर्चा में आई, इसलिए इनकी एम्ब्रॉयडरी पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा। तो जीआई टैग मिला हुआ है इनकी एम्ब्रॉयडरी को, और उसके साथ साथ ये नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली जनजातीय समूह है। ये देख सकते हैं आप, जीआई सर्टिफिकेट फॉर टोडा एम्ब्रॉयडरी फॉर्मली हैंडेड ओवर टू द ट्राइबल्स। ठीक है, ये इसकी काशितकारी को मिला है, आप देख सकते हैं द हिंदू की ही खबर है 2013 की। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न है, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पाया जाता है। दूसरा, IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। अब आपको बताना है कि A, B, C या D में से इस साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज के बारे में कौन सा कथन सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग, इसमें लिखा है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाया जाता है, पश्चिमी तटों पर नहीं पाया जाता। ये भारत में ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है। मैं लिख देता हूँ, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, दूसरा, IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, नहीं, इसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं रखा गया। कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये देखिए इस MCQ क्यों बनाया गया। आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज हैबिटेट स्ट्रेच ओवर अनप्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो इनके हैबिटेट के बारे में क्या इनसे जुड़ी हुई पूरी ये खबर है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसी को ब्रीफ करके लगाया हुआ है इस पूरी न्यूज़ को। चलते आगे, पहले तो ये देख लीजिए इसका IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसका जो स्टेटस क्या है, ये आप देख सकते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस है, ना कि एंडेंजर्ड का। ओके, और नाम देख सकते हैं आपका क्या है, इंडो टेस्टुडो एलोंगेटा इसका जो नाम है साइंटिफिक। आगे चलते हैं इसके बारे में, उस न्यूज़ को जो मैंने ब्रीफ किया है, ये देख सकते हैं साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज के बारे में न्यूज़ थी। इन्होंने बताया इसको किस नाम से भी जाना जाता है, एलोंगेटेड टॉर्टोइज इंडो टेस्टुडो एलोंगेटा। अब ये कहाँ मिलता है इंडिया में, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, पूर्वी और उत्तर भारत में मिलता है, और उसके साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसका स्टेटस देखिए तो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब ये देखो जो उस न्यूज़ में था, थ्रेट क्या है इनको लेके, इनको जो हंट किया जाता है किसके लिए, फूड के लिए, एंड इट इज़ कलेक्टेड बोथ फॉर लोकल यूज़ एंड सच एज डेकोरेटिव मास्क के लिए भी और इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इनको क्या है, इनको थ्रेट है इनको, जिसके चलते साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज चर्चा में आया। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका हैबिटेट ज़रूर याद रखना और इसका जो IUCN स्टेटस ज़रूर याद रखना। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की गई है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया।
ये आप देख सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है ये, 9 मई की। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। अब इसका पर्पज़ क्या है देख सकते हैं, मल्टीपर्पज़ ऐप है जिसका उद्देश्य क्या है, प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स टू माइग्रेंट, मतलब जो प्रवासी कामगार है जो वापस आ रहे हैं स्टेट की ओर, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट देना। साथ साथ इट विल ऑल्सो हेल्प इन मॉनिटरिंग देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने में, और उसके साथ साथ जॉब्स को प्रोवाइड करने में, आजीविका को प्रोवाइड करने में, और उनके रिलेटेड टू देयर स्किल्स, मतलब जैसी उनकी स्किल्स है उससे संबंधित उनको जॉब और आजीविका प्रदान करने में भी ये मदद करेगी। नाम है प्रवासी राहत मित्र ऐप। यूपी वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी ये स्टेट सर्विसेज में। आगे चलते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है 10-11 मई का। प्रश्न है प्राणवायु कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस प्रश्न का जो भी सही उत्तर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब ये देखिए, मैंने 9 मई का एक अभ्यास प्रश्न था, आपसे पूछा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे WMBD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला था कि WMBD का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संधियों द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल। सेकंड था, यह एक वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता है, बिल्कुल सही है ये भी। और WMBD की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई तथा इस वर्ष के WMBD का जो थीम था बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ ने गलत भी दिया। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है क्या, ये देखिए अलग से स्लाइड लगाई है आपके लिए। तो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की शुरुआत की गई थी 2006 में, किसके द्वारा? सेक्रेटेरिएट ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड। एक तो AEWA के सचिवालय ने किसके साथ मिलके शुरुआत करी? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, जिसको CMS, मतलब 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी AEWA के सचिवालय ने और CMS के सचिवालय ने मिलके। अब ये है क्या? एक वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम है जो किसको हाईलाइट करता है? द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड एंड देयर हैबिटेट। जो माइग्रेटरी बर्ड है और उनके अधिवास है, उनके संरक्षण को ये क्या करता है? उस पर जागरूकता पैदा करता है। अब इसके संबंध में जो कैंपेन है ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? द 2 इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रीटीज़, मतलब जो 2 अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव जो संधियाँ है, जिसको कौन शासित कर रहा है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। मतलब ये UNEP 2 अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ है उनको क्या कर रहा है? एडमिनिस्टर कर रहा है, जिसके द्वारा ये कैंपेन आयोजित होता है। और वो संधियाँ कौन कौन सी है? कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, दूसरा द अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट, किसके साथ? टुगेदर विद एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिकाज। तो बेसिकली जो इसका आयोजन किया जाता है वो इन 2 संधियों द्वारा किया जाता है, CMS और AEWA द्वारा, और इसको जो शासित कौन करता है? UNEP, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, थीम क्या है 2020 का? बर्ड्स कनेक्ट और वर्ल्ड। ओके, निर्माण आई इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।